जी लिखो जी। हाँ जी, पॉइंट मास और पार्टिकल when distance traveled is when distance traveled is much greater than the size of the object. When distance traveled is much greater than the size of the object, then the object is said to be point object. Then the object is said to be point object or particle. ठीक है जी। मतलब हम सभी के साइज को निगलेक्ट कर देते हैं, सभी ऑब्जेक्ट के साइज को क्या कर देते हैं भाई, निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी। उसको हम पॉइंट मास और पार्टिकल बोलते हैं, उसको हम पॉइंट मास और पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाए जी हमारा, अगर हम बात करें इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया कुछ पता है भाई किसी को इनर्शिया के बारे में? नाइन्थ में पढ़ा था शायद। हाँ, कौन कौन से? ऑल डायरेक्शन। हाँ जी, जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी कब तक? जब तक एक्सेलरेशन नहीं कोई। हाँ, जब तक कोई फोर्स ना लगाए, एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई ना करें। ठीक है जी। अब ये बुक्स यहीं पढ़ी रहेंगी भाई, कब तक फोर्स ना अप्लाई। ठीक है जी। जन्मांतरू प्रॉपर्टी होती है, इनहेरेंट। इनहेरेंट मतलब जो जन्म से है। ठीक है जी। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच वो उसकी पोजीशन चेंज अपने आप नहीं होती, उसकी पोजीशन चेंज अपने आप नहीं होती। वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो कांस्टेंट स्पीड से ही चलती रहेगी, और स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो स्ट्रेट लाइन में ही चलती रहेगी अनटिल एंड अनलेस आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। ठीक है जी। लिखो जी। इनर्शिया प्रॉपर्टी है, कोई वो नहीं है हमारे, क्वांटिटी नहीं है इनर्शिया। ये क्या है जी? प्रॉपर्टी। इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। लिखो जी, इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी of the material objects. It is an inherent property of the material objects due to which it exert due to which it exert due to which a body at rest exerts नहीं लिखना। exert नहीं लिखना, it भी नहीं लिखना। due to which a body at rest will remain at rest comma a body moving in uniform motion continue to move in uniform motion without change in its direction. Continue to move In uniform motion without change in its direction until and unless without changing direction. without change in direction until and unless an external force is applied. Until and unless an external force is applied. तीन टाइप का है जी। पहला क्या बताया जी?
रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगा, जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी, ठीक है जी। जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, जो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है वो कांस्टेंट स्पीड से ही चलती रहेगी, जो स्ट्रेट लाइन में चल रही है वो स्ट्रेट लाइन में ही चलती रहेगी, वो अपनी डायरेक्शन भी अपने आप नहीं बदल सकती कोई बॉडी, ठीक है जी। तो डेफिनेशन क्या हुई जी, जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी, जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, स्ट्रेट लाइन में चल रही है वो स्ट्रेट लाइन में ही चलती रहेगी अनटिल एंड अनलेस आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर। तो 3 टाइप के इनर्शिया हैं, ये बुक में रीडिंग करना है जी, एस.एल. अरोड़ा में पेज नंबर 5.2 पे डिटेल में पढ़ना चाहे पढ़ लें, ठीक है जी। निकाल लो जी बुक, 5.2 पे यही लिखा हुआ है सारा, ठीक है जी। लॉ ऑफ इनर्शिया को बहुत डिटेल में बताया हुआ है, पर इतना हमारे काम का नहीं है, ठीक है जी। बस थ्योरी थ्योरी है, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हैं। एस.एल. अरोड़ा आरुषि जी कोशिश करें। हाँ जी आओ जी, अगला टॉपिक मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम लिखो जी। एग्जाम्पल रीड करने हैं जी, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं जी, ठीक है जी। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी है, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया को क्या बोलते हैं जी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है जी। अभी पढ़ाएंगे लॉज में। हाँ जी, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, डेफिनेशन कोई बता पाए। हाँ जी भाई, संडे अब क्लास लगाना शुरू कर लो, सिलेबस आपका वहां से भी आधा चैप्टर पीछे चल रहा है, वहां ये चैप्टर आधा खत्म हो चुका है लॉज में, ठीक है जी। हाँ तो संडे, आप इस संडे तो नहीं लगा रहे, पर नेक्स्ट संडे से भाई क्लास ऑन है, पहले ही बता दूंगी। अब जो नहीं आ रहा वो भाई देख लो अपना, क्योंकि टाइम कम है ना भाई, सिलेबस बहुत ज्यादा है। मैं अभी 4-4 घंटे की क्लास कर दूं फिर वो बोरिंग सा हो जाता है, इससे अच्छा मैं चाहता हूँ कि अगली दिन आके पढ़ ले बच्चा थोड़ा सा फ्रेश माइंड से, ठीक है जी। तो संडे थोड़ा सा हमें लगाना पड़ेगा, और सैटरडे को भी हम थोड़ी 2-2.5 घंटे की क्लास करें, स्कूल्स की छुट्टी होती है लगभग ज्यादातर बच्चों की, ठीक है जी। जिस दिन स्कूल जाना होगा देख लेंगे, उस दिन 3 बजे रखेंगे, थोड़ा सा सिलेबस अब सैटरडे संडे को खींचना पड़ेगा जी। हाँ जी, लीनियर मोमेंटम, मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी, कितना मोशन है बॉडी में वो कौन बताता है जी, मोमेंट। अगर किसी का मोमेंटम कम है तो उसमें मतलब मोशन है उसमें कम है, ठीक है जी। अब लिखो जी, डेफिनेशन लिख लो पहले। क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी, quantity of motion possessed by the body, quantity of motion possessed by the body is called momentum. It is given by, it is given by product of mass and velocity, product of mass and velocity. लीनियर मोमेंटम क्या है जी, क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी, ठीक है जी। और ये क्या होता है जी, मास इंटू वेलोसिटी, इसका फार्मूला क्या है भाई, मास इंटू वेलोसिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी वेक्टर, पी वेक्टर किसके बराबर है जी, मास इंटू वी वेक्टर वेलोसिटी। इट इज गिवन बाय पी वेक्टर, या इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी वेक्टर, वेयर पी वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी है भाई, दिख ही रहा है जी, यारो लग गया। यूनिट्स केजी मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन M1 L1 T-1,
इसमें 3 केस हैं जी। नंबर 1, मास कांस्टेंट है। सबसे पहले मैं मास अगर कांस्टेंट है, मास अगर कांस्टेंट ले लूं तो मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या हो जाएगा जी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो ग्राफ कैसा बनेगा? P वर्सेस V ग्राफ। स्ट्रेट लाइन। P वर्सेस V ग्राफ कैसा बनेगा जी? स्ट्रेट लाइन। समझ आ गया जी? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, सेकंड, वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है जी? वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। केसेस है इसके? हाँ जी। सपोज देखो जी, पहले केस में क्या हो सकता है? दो सेम कार है, उनका मास सेम होगा भाई, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, मास सेम है। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक ट्रक जा रहा है जी 20 की स्पीड पे और एक बाइक जा रही है 20 की स्पीड पे, तो ट्रक का मोमेंटम बहुत ज्यादा है, उसका मास पता नहीं 100 टाइम्स है, 1000 टाइम्स है बाइक से। ठीक है जी? तो जिसका मास ज्यादा इस केस में उसका मोमेंटम ज्यादा। ठीक है जी? बस और ट्रक को रोकना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू बाइक और कार, क्योंकि उसका मोमेंटम उनका ज्यादा होता है। अगर 60 की स्पीड पे बस चल रही है और 60 की स्पीड पे बाइक चल रही है, तो फोर्स ट्रक में या बस में ज्यादा लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू बाइक, क्योंकि मोमेंटम ज्यादा है ना, मास ज्यादा है उसका। उसका क्या है जी? मास है। ठीक है जी? तो कोई भी हैवी लोडेड व्हीकल जा रहा है तो उसका समझ लेना उसका मोमेंटम ज्यादा है। उसको रोकने के लिए भी अगर वो ज्यादा तेज चला रहा है वो एकदम नहीं रुक जाएगा। वो हल्की चीज तो फिर भी क्या होगी, ब्रेक मारेंगे रुक जाएगी। ठीक है जी? उनमें ब्रेकिंग सिस्टम थोड़ा अलग टाइप का, ब्रेकिंग सिस्टम ही फिर अलग टाइप का रहेगा, हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती है। ठीक है जी? चलो नोट कर लो ये फटाफट। लास्ट केस बचा है इसमें, मोमेंटम सेम भी हो सकता है अगर P ही कांस्टेंट है। नोट कर लो जी यहां तक पहले। क्वेश्चन छूट क्यों गए प्रभु, पता नहीं। छोड़िए आपने और पता हमें भी नहीं। कोई नहीं, बड़ा अच्छा करा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन में अप्लाई करी। तनिक कह रहा है क्वेश्चन। हाँ तनिक भाई, वो तेरा कैश प्राइस? नहीं, शॉर्ट में तो हम दोनों में था। अच्छा, चलो अब टेस्ट सीरीज रखेंगे जी कैश प्राइस वाली। 11वीं में थोड़ा समझ आ रहा है, नंबर आ रहे हैं, तो फिर कंपटीशन रहेगा। फिर अब कैश प्राइस की टेस्ट सीरीज हुआ करती थी पहले भी, वो बीच में चीटिंग का माहौल, फिर अब इसमें सब मोबाइल वगैरह सब जब्त हुआ करेंगे जी। और टेस्ट एक ही दिन देना है, मतलब एक ही दिन देंगे सारे। मतलब ये नहीं कोई पहले दे रहा है कोई बाद में दे रहा है, पेपर लीक हो रहा है। ये पेपर लीक तो चलो कोई नहीं, पेपर लीक नहीं करा उन्होंने। हाँ, शिवांश ने करा। इसने दिया ही नहीं। अच्छा, इसने तो दिया। ठीक है जी? फिर थोड़ा मजा भी आएगा। जो फर्स्ट आएगा 3-4 टेस्ट हुआ करेंगे, उसमें जो सबसे पहले नंबर पे रहेगा उसे 1000 रुपीज का कैश प्राइज। हर टेस्ट में हर टेस्ट में नहीं, 4 टेस्ट पे 1000 रुपीज दे रहे। अब एक एक टेस्ट पे देने लगे 1000 तो भाई। ठीक है? टॉप 3 का होगा। 3 बंदों को प्राइज मिलेंगे। पहले वाले को 1000, सेकंड वाले को 600 और थर्ड वाले को 400, मतलब 2000 बांटने हैं हमने। ठीक है जी? महीने की, हर महीने की टेस्ट सीरीज। ठीक है जी?
हाँ? पढ़ना पड़ेगा भाई, और जो चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया वो 1000 रुपए जमा करेगा। हाँ पहले ही बता दूं फिर। और ये टॉप को 1000 रुपए एक्स्ट्रा है मेरे को 1000 रुपए एक्स्ट्रा उसकी पार्टी कर देंगे यहीं पर। के बात कर दी हाँ जी, नेक्स्ट केस था मोमेंटम कांस्टेंट। थर्ड केस क्या है जी? थर्ड केस क्या है भाई? मोमेंटम कांस्टेंट। तो P इज मोमेंटम कांस्टेंट है तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। एम बी कांस्टेंट आ गया जी। एम बी क्या आ गया जी? कांस्टेंट। तो V क्या आ गया जी? C बाय एम हो गया एक तरह से। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर दो बॉडी है उनका मोमेंटम सेम है तो जो हैवी बॉडी है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। लाइटर बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी जी? ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा बनता है? हाइपरबोला। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा बनता है जी? हाइपरबोला। ठीक है जी, डन है। लो जी, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ तो वही है जी, लॉ ऑफ इनर्शिया, वो आपने ही करना है जी। पेज नंबर 5.4 पे पूरे एग्जांपल्स के साथ लिखा हुआ है। 5.4 और 5.5 पे डिटेल में भाई थ्योरी पढ़ लेनी है। कई बार एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं स्कूल में ऑब्जेक्टिव में। ठीक है जी। सवा 4 बजे छूट गई, 4:15 छुट्टी हो जाएगी। हाँ? वो तो बोल हाँ जी, हर गलती नहीं हो अच्छा 5.4 पेज पे रीड करना है जी फर्स्ट लॉ के बारे में। ठीक है जी। अब सेकंड लॉ हम लिखेंगे। ये ना दे एग्जाम्पल जरूर पढ़ने जी। जैसे चलती हुई बस से जब उतरते हैं तो बंदा गिर क्यों जाता है? अगर वो कूदते ही रुक गया। हाँ जी, आगे वो क्यों गिरा है? नो मोशन में होता है हाँ, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से चलती हुई बस से अगर आप उतरे हैं या ट्रेन से उतरे हैं, वैसे तो उतरना नहीं है भाई, ठीक है जी। बाई चांस उतर भी गए हैं तो रुकना नहीं है। हाँ, क्योंकि बॉडी ऊपर वाली तो मोशन में है। 3 किलोमीटर भागना ऐसे ही थोड़ा सा भागना है, प्लेटफॉर्म नहीं इतना भी भागना। चलो देखो होता क्या है, मैंने कई बार बताया आपको, जिस बॉडी में आप बैठे हैं उसकी जो स्पीड है वही आपकी स्पीड है। अब जैसे आप चलती हुई बस से कूद गए तो कूदे तो जो स्पीड बस की थी वही स्पीड आपकी है। अगर उसकी स्पीड 10 की थी तो आपकी भी स्पीड क्या है जी? 10 की। कूदते ही आपने पैरों को तो ब्रेक मार दी कि भाई रुक जा, और ऊपर बॉडी मोशन में थी तो वो क्या करेगा जी? नीचे गिर जाएगा, फॉल गिरे। ठीक है जी। तो बेसिकली क्या होगा, आपको मूव करते रहना है, थोड़ी देर मूव करते रहना है ताकि एकदम से नहीं रुकना। इनर्शिया ऑफ मोशन। ऐसे ही इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल दे रखे हैं जी। कई सारे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के भी एग्जांपल दे रखे हैं। मतलब ये क्वेश्चन आ जाता है किस पे बेस्ड है, वो एप्लीकेशन देगा जी किस पे बेस है। लॉ ऑफ इनर्शिया पे, रेस्ट पे, इनर्शिया ऑफ मोशन में, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में, वो आपको करने जी। असाइनमेंट भी मिल जाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में और बुकलेट भी मिल जाएगी सर। हाँ ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स पे थोड़ा जोर देना जी अब आगे से। आओ जी नेक्स्ट, सेकंड लॉ। फर्स्ट लो क्या था लॉ ऑफ इनर्शिया कोई बोलते हैं, वो घर से लिख के लाना है। लिखते मानो हाँ भाई, अब थ्योरी लिखवाने नहीं बैठेंगे, इतनी बहुत थ्योरी है इसमें। बस डेफिनेशन तो लिख लेना। वही है लॉ ऑफ इनर्शिया, जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी, जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। ठीक है जी, वही सेम। आओ जी सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के हैं ये लोग हाँ, न्यूटन फर्स्ट लॉ आपने घर से लिखना है जी। सेकंड लॉ देखो जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ
रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, rate of change of linear momentum is directly proportional to, is directly proportional to external force applied, to external force applied. That is, F is proportional to delta P by delta T. F is proportional to delta P by delta T. या कह सकते हैं F is proportional to dP by rate of change of linear momentum. मतलब change in momentum with respect to time. Change in momentum with respect to time. F is proportional to dP by dt. F is equal to k dP by dt. K dP by dt. K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. K क्या है जी? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जी. ठीक है जी. और K की वैल्यू क्या रहती है जी? 1. K की वैल्यू क्या रहती है जी? 1. तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी? dP बाय dt. F क्या आ जाएगा भाई? dP बाय dt. समझ आ गया जी? P का फार्मूला भी पढ़ाया जी. mv. ठीक है जी. आगे हम डिराइव कर सकते हैं. इसमें 3 केसेस हैं. हो गया जी. P इज इक्वल टू क्या होता है भाई? mv. नंबर 1 केस, मास अगर कांस्टेंट है, ज्यादातर यही आता है डेरिवेशन जब भी पूछता है न्यूटन सेकंड लॉ की, तो उसमें केस लिखने की जरूरत नहीं है. मास को हम कांस्टेंट ही मानते हैं. स्कूल में यही काम आता है जी. F इज इक्वल टू डी बाय डी टी एम वी. मास कांस्टेंट है जी. मास आगे आ गया. डी वी बाय डी टी क्या होता है जी? हाँ जी, डी वी बाय डी टी एक्सेलरेशन. तो फोर्स का फार्मूला क्या आ गया? मास इंटू एक्सेलरेशन. फोर्स का फार्मूला क्या आ गया जी? मास इंटू एक्सेलरेशन. डन है जी. कोई डाउट इसमें? तो इसी कितने केस है? 3 केस है जी. पहला तो मास कांस्टेंट, दूसरे में वेलोसिटी कांस्टेंट, तीसरे में दोनों वेरिएबल हो सकते हैं. दोनों क्या हो सकते हैं जी? वेरिएबल. जैसे एक बैलून है जी. बैलून में आपने पिन लगा दी जी. पिन लगा दी तो एयर निकलेगी जी. उसमें मास चेंज होगा. उसका क्या चेंज होगा भाई? मास चेंज. ठीक है जी. एयर क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी. क्वेश्चन है ऐसा हमारा अनसॉल्व का लास्ट क्वेश्चन. पहली एक्सरसाइज में अनसॉल्व का 10th का लास्ट क्वेश्चन इसी पे. ठीक है जी. एस एल कराएंगे अभी. तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास वेरिएबल है तो फार्मूला क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू डी बाय डी टी एम वी. वी बाहर चला जाएगा. डी एम बाय डी टी. तो यही फार्मूला बन जाएगा F का.
थर्ड केस, दोनों अगर वेरिएबल हो तो यूवी फार्मूला लगेगा। क्या लगेगा भाई? यूवी फार्मूला। ठीक है जी। थर्ड केस क्या है जी? दोनों अगर वेरिएबल हैं, डी बाई डी टी एम वी, तो पहले लिख लेना बोथ मास एंड वेलोसिटी आर वेरिएबल, आर वेरिएबल। एफ इज इक्वल टू डी बाई डी टी एम वी। यूवी फार्मूला क्या कहता है? यू आगे v की डिफरेंशिएशन प्लस v आगे u की मेन फार्मूला ऑब्जेक्टिव में यही माना जाता है जी। ये दोनों केस आ सकते हैं ना कहीं भी, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, थोड़ी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। हाँ वो तो मास भी वेरिएबल में होगा, वेलोसिटी भी वेरिएबल में होगी, ये आएगी अभी वैसे, ये आएगी अभी। इसका कोई क्वेश्चन है नहीं वैसे। बी को बी की जगह डीवी बाई डीटी की जगह वो नहीं लिख सकते एक्सेलरेशन हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो तो एम ए प्लस वी डी एम बाई डी। वी डी एम बाई डी टी रॉकेट में होता है ऐसे। रॉकेट ऊपर जाता है ना तो गैस रिलीज करता हुआ जाता है, तो डीएम बाय डीटी वो किलो के हिसाब से गैस रिलीज होती है, तभी वो ऊपर की तरफ जाती है। करते हैं वो तो सिलेबस से डिलीट हो गया otherwise- हाँ पहले हाँ पहले था भाई। हाँ जी डन है जी, चले आगे। कोई डाउट इसमें जी? यूनिट्स क्या होंगी जी फोर्स की? हाँ जी फोर्स की यूनिट न्यूटन, पहला तो वेक्टर क्वांटिटी है भाई ये भी। यूनिट्स इसकी न्यूटन, सीजीएस में क्या होंगी जी? डाइन, एक न्यूटन में कितने डाइन है जी? 10⁵ डाइन। याद कर लिया वही तो याद ही होनी चाहिए। क्या हो रहा है यार तो लगता है नहीं हो लगता है वहाँ चाहिए वो है हाँ डबल डबल तीन नहीं लेफ्ट यू हाँ पड़ा हो गया आओ जी आओ। हाँ जी फोर्स की एक और यूनिट होती है केजीएफ, ग्रेविटेशनल यूनिट है 1 kgf। ठीक है जी, ग्रेविटेशनल यूनिट है जी इसकी 1 kgf क्या है जी? 9.8 न्यूटन के बराबर है जी। 1 kgf किसके बराबर है जी? 9.8 न्यूटन। केजीएफ क्या है 1 किलोग्राम फोर्स। वो नहीं है वो नहीं है भाई, वो यार कह रहा कल ही देख के आया हूँ मैंने बोला 1 kg वेट भी लिख देते हैं इसको, वो भी 9.8 न्यूटन। कई बार ऐसे दिया होगा क्वेश्चन में कि ये जो बॉडी है उसका वेट क्या है? 10 kg वेट। उसका वेट क्या है जी? 10 kg वेट या 10 kgf। तो समझ जाना है उसको जी से मल्टीप्लाई करना है। जी से क्या करना है जी? मल्टी। अगर नहीं दिया हो तो ज्यादातर हम 9.8 लेते हैं। अगर गिवन है 10 तो मतलब 1 kgf में 10 न्यूटन भी हो जाएंगे, उसमें जी अगर 10 दिया हो।
ठीक है जी। 1 ग्राम वेट, 1 ग्राम वेट सीजीएस में 980 डाइन्स के बराबर होता है जी। 980 डाइन्स के बराबर होता है जी। डन है जी। चले आगे। नेक्स्ट आ जाओ जी। वेक्टर फॉर्म में अगर हम फोर्स को लिखें तो कैसा जाएगा? एफ वेक्टर कंपोनेंट्स की टर्म में लिखूं तो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ वाई क्या हो जाएगा? एम ए वाई एफ जेड क्या हो जाएगा जी? एम ए जेड एम ए एक्स एम ए वाई एम ए जेड। धना जी चले आगे। फोर्स हमारे आगे जी कंपोनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं जी। टाइप्स ऑफ फोर्सेस हम पढ़ेंगे। हम किस किस टाइप के फोर्स हैं हमारे पास? साइन के बारे में पढ़ते हैं एक बार पहले। साइन, अगर फोर्स पॉजिटिव में लिखा हुआ है, अगर फोर्स पॉजिटिव में लिखा हुआ तो वो रिपल्सिव होता है। याद रखना कैसा होता है भाई? वो रिपल्सिव फोर्स होता है। अगर नेगेटिव में लिखा हुआ है तो वो क्या होता है जी? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। मतलब उसकी डायरेक्शन नहीं बता रखी, तो अगर वो पॉजिटिव है तो क्या होगा जी? वो रिपल्सिव होगा। नेगेटिव साइन का मतलब वो फोर्स क्या है भाई? अट्रैक्टिव। दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा तो क्या होगा? वो रिपल्सिव होगा। एक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तो क्या होगा जी? वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो उसमें नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है जी। समझाया? साइन ऑफ फोर्स, अगर पॉजिटिव फोर्स है तो मतलब वो क्या है भाई? रिपल्सिव है। नेगेटिव फोर्स है तो मतलब अट्रैक्टिव है। पीछे बैठना। हाँ पीछे बैठ जाइए। नहीं पीछे करना। पीछे बैठ। कौन सा बेंच कर रहा है? कट करना नहीं। हो गया जी। यस। वो नहीं लगाते हैं इस पे। क्या कर रहा है यार? क्या कर रहा है? हाँ जी। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में सबसे पहले फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से थी? फंडामेंटल फोर्सेस तीन फोर्सेस बताए थे मैंने। चार थे वैसे तो, जिनको एक वो कार्टून वाली वो दिखाई थी स्टार्टिंग में पीपीटी, याद है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ ये तो है। नहीं दिखाई? भाई तो ये इधर से बताया कुछ तो था ऐसा। हाँ जिसमें बताया था फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है स्टार्टिंग में। पढ़ नहीं पाए। हाँ। हाँ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी सबसे वीक फोर्स होता है जी, बट यूनिवर्सल होता है, हर जगह लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स है। सबसे क्या है जी?
वीक फोर्स है पर यूनिवर्सल फोर्स है भाई। क्या है जी? यूनिवर्सल फोर्स हर जगह लगता है जी। वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। हाँ जी अभिनव जी, क्या वो सर? थोड़ा एक होता है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो चार्जेस के बीच में लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ जी वीक न्यूक्लियर फोर्स, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके पहले सिलेबस में हुआ करता था। उन रिएक्शंस के टाइम में जो न्यूक्लियस के बीच में फोर्स रहता है उसको क्या बोलते हैं जी? वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब वो चैप्टर टॉपिक सिलेबस में नहीं है। वीक न्यूक्लियर फोर्स अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके प्लस टू में आता था जी पहले, अब सिलेबस से कट गया है। ठीक है जी। तो इन प्रोसेसेस के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं न्यूक्लियस के अंदर उसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक में कोर्स पूरा मिल गया है। हाँ मतलब वो वैसे भी टॉपिक नहीं डिटेल में था। ठीक है जी, मतलब वो टॉपिक, ये वाले टॉपिक डिटेल में आते हैं। हाँ सर, देखो क्या है सर, पूछ रहे हो दूसरी यार। हाँ जी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जैसे एटम बॉम्ब हो गया हमारा। बनाना है पाँच पड़े। वो ऐसे सीखा भी नहीं जा सकता, वो रेडिएशन होता है उसमें बहुत ज्यादा। हाँ मतलब उसमें तो रोबोटिक्स की हेल्प से ही आजकल जो साइंटिस्ट है, पहले उन्हें पता नहीं होता था, हेल्थ के लिए बहुत खराब है। जिन्होंने स्टार्टिंग में स्टडी करा उनकी, हाँ मतलब उनमें रेडिएशन हो गया। वेरी गुड। हाँ क्या जल्दी हाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है जी। जो कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है जी। डिस्ट्रक्टिव वर्क के लिए एटम बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब है। हाइड्रोजन बॉम्ब तो होता है। ये 100 गुना ज्यादा खतरनाक है एटम बॉम्ब से। एटम बॉम्ब गिरे थे वहां हिरोशिमा और नागासाकी जापान में है। अरे मैंने पढ़ा इस बारे में, एक जगह नहीं फटता, वो अलग अलग टुकड़ों में जाके फट जाता है। मैंने पढ़ा मैंने। शॉर्ट्स देख के ऐसे ही है। अरे चलो कोई नहीं। पढ़ा मैंने। ये बेसिकली फोर्स इन द न्यूक्लियस होते हैं। मतलब ये तो इनकी, मतलब कहा, वो एक तरह से एग्जांपल्स है ये। पर न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलते हैं भाई? न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है जी। ये टॉपिक आपके सिलेबस में है +2 में। फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलते हैं भाई? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इतना मतलब वीक फोर्स नहीं है, वो बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ही है यूनिवर्स में। पर इसकी कमी क्या है? ये शॉर्ट रेंज है। शॉर्ट रेंज क्यू फर्मी मीटर उसमें लगता है। क्यू फर्मी मीटर। फर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर में लगेगी। न्यूक्लियस में डिस्टेंस ही इतना सा है, मतलब इतना क्या आंख से देख भी नहीं सकते आप उसे। प्रोटॉन और प्रोटॉन में या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में डिस्टेंस कितना है? फर्मी मीटर का 10⁻⁻15 मीटर। उनके बीच में ये फोर्स लगेगा। ये फोर्स। हाँ। अब प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिव है, उनको भी अंदर बाइंड करके रखा हुआ है, उनको भी अंदर बाइंड करके रखा हुआ है। इससे भी तगड़ा फोर्स है तभी उनको बाइंड कर सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है? दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है
उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻38 है। अगर ये 1 है तो ये 10⁻38 है। और सबसे बड़ा कौन है जी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वीक की ज्यादा बात नहीं होती। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और ये क्या है भाई, न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, अभी तक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। ठीक है जी। ग्रेविटेशन कितने वीक फोर्स होता है, यूनिवर्सल होता है, हर जगह लग रहा है नेचर में उसमें। तो ग्रेविटेशनल फोर्स 1 है अगर, तो ये कितना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा जी, 10⁻38। और न्यूक्लियर फोर्स कितना होगा जी, 10⁻40, 10⁻40। समझ आ गया जी। अभी तो ये वैसे बेसिक फोर्सेस हैं, टाइप ऑफ फोर्सेस तो अभी आगे शुरू होंगे, आज खत्म करके ही जाने हैं, 15 मिनट है अभी। 6-7 टाइप है, जैसे थ्रेड में टेंशन लगेगी, स्प्रिंग में जो फोर्स लगेगा वो F = -kx। बेसिक फोर्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं बोलूँ जी नॉर्मल रिएक्शन, आप तो जी ये क्या है, ठीक है जी। तो वेट, टेंशन, ये सब फोर्सेस है। सेंट्रल फोर्स जैसे जो सेंटर की तरफ लगते हैं, ठीक है जी। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स भी है एक तरह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है, सेंटर टू सेंटर लगता है बॉडी के, सेंटर टू सेंटर। ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है जी, सेंट्रल फोर्स। ठीक है जी। लो जी, टाइप्स में ये लिख लिया जी सारा। पहला लिखो जी, सेंट्रल फोर्स। Forces that acts between the forces that acts between the center of two bodies, मतलब सेंटर टू सेंटर लगता है जी। फोर्सेस दैट एक्ट्स बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज। एग्जाम्पल है इनके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बेसिकली सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। ये क्या होते हैं जी, सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रीपिटल फोर्स वैसे तो सेंटर की तरफ जा रहा है, वो तो सर्कल में जा रहा है, बॉडी के सेंटर पे नहीं है। ठीक है जी, वो बॉडी तो घूम वहां रही है, फोर्स सर्कल के सेंटर पे लगा। ये क्या है जी, जैसे दो बॉडीज हैं, उनके सेंटर टू सेंटर, सेंटर पॉइंट पे लगता है, उनके सेंटर टू सेंटर। ठीक है जी। सेकेंड फोर्स, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस। पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस, इसके भी एग्जांपल जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो क्या होता है, -G m1 m2/r²। ठीक है जी, -G m1 m2/r²। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है जी, दो बॉडीज की पोजीशन पे, आर उनकी पोजीशन के आपस में, ये m1 है, ये m2 है, और ये क्या है जी, आर उनके बीच में डिस्टेंस है, मतलब पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होता है जी, F = K Q1 Q2/r²। F = K Q1 Q2/r²। ये भी पोजीशन डिपेंडेंट है, ये भी क्या है जी, पोजीशन डिपेंडेंट। इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन कोई नहीं, मतलब जो पोजीशन पे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे लिखना चाहो तो
forces that depends on the positions of the object. Forces that depends on the position of the object. वो इन्वर्सली कर रहा हो या फिर हाँ, वो डिस्टेंस डायरेक्टली भी हो सकता है कई जगह। इसमें सेंट्रीपिटल भी कर सकते हैं। F इज इक्वल टू एम वी स्केयर बाय आर। F इज इक्वल टू एम वी स्केयर बाय आर। नेक्स्ट आ जी वेलोसिटी डिपेंडेंट। जिन्होंने यूडीएम अच्छी तरह पढ़ा है उन्होंने एक डिराइव करा होगा, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। करे भाई के डिराइव। एन आर हाँ, के ईटा आर वी। फ्लूइड चैप्टर में आएगा विस्कस फोर्स, इसको बोलते हैं जी विस्कस। एग्जांपल है जी, बस सीधा एग्जांपल आएंगे जी। ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? वेलोसिटी। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। +2 में आता है जी एक मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। उसका फार्मूला F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा। ये भी फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? वेलोसिटी। ये भी फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है जी? वेलोसिटी। डेफिनेशन है डेफिनेशन है सी। अब वो तो वहां ही पढ़ेंगे ना पूरा डिटेल में विस्कस फोर्स। तो मैं टाइप्स बता रहा हूँ भाई, कैसे कैसे टाइप के हो सकते हैं भाई। वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, पोजीशन पे डिपेंड करने वाला भी हो सकता है। ठीक है जी, समझ आ गई बात जी की नहीं? ये तो पूरा टॉपिक है विस्कस फोर्स, ये भी पूरा एक टॉपिक है। ठीक है जी, चले जी आगे। इसकी डेफिनेशन लिखनी है। लिखना चाहो लिख लो जी। द फोर्स दैट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स दैट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। डन है जी, चले आगे। हो गया जी, चले नेक्स्ट आ जाओ जी। वेट, वेट क्या होता है जी? कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसका मास m है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट at a given position, gravitational force of an object at a given position, gravitational force of an object at a given position is called its weight. At a given position is called its weight. Normal reaction, नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा जी? वेट mg लग रहा है जी, उसका रिएक्शन r रहेगा, उसका रिएक्शन क्या रहेगा जी?
आर एम जी नीचे लग रहा है जी, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है। बेसिकली रिएक्शन फोर्स होता है, देखो जी, फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन पेयर, फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन पेयर। तो देर इफ देर इज एन एक्शन देर विल बी अ रिएक्शन। अगर वेट mg लग रहा है तो भाई उस पे ग्रेविटी भी तो, अर्थ भी तो कुछ फोर्स लगाएगी, ठीक है जी। तो बेसिकली टू एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स होता है जी, आर, ठीक है जी। तो यहां पर कोई मोशन तो है नहीं बॉडी का, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में तो कुछ नहीं हो रहा। अगर फोर्स हम इधर लगाएंगे तो बॉडी उधर मूव कर जाएगी। तो आर तो बेसिकली किसके बराबर है जी, एम। आर बेसिकली किसके बराबर है जी, हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस सरफेस में हॉरिजॉन्टल। अब आएगा इंक्लाइंड सरफेस। डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो जी। तो इसमें कोई डेफिनेशन तो लिखते तो है नहीं भाई। टेस्ट कर सकते हो। इस चीज चले गए तो फिर बैठेंगे तुम्हारे साथ। मैं यहाँ से मैं बैठ रहा हूँ। हाँ जी, फोर्स एक्ट्स, लिखो जी, फोर्स, फोर्सेस लिखेंगे, फोर्सेस ऑलवेज exist in pairs, always exists in pairs, to every action there is an equal and opposite, to every action there is an equal and opposite reaction. The reaction force is equal and opposite to mg for horizontal surface, for horizontal surface। ऑलवेज के बाद में कहाँ पर? The reaction force is always corresponding. The reaction force is always equal and opposite to, हाँ चल लिख दिया भाई, सर रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज ऑलवेज लिखा है मैंने। ऑलवेज तो लिखा है भाई। रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू mg, वेट mg फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब देखो जी, फॉर इंक्लाइंड प्लेन रिएक्शन फोर्स क्या रहेगा जी, फॉर इंक्लाइंड प्लेन रिएक्शन फोर्स क्या रहेगा, ये थीटा है, ऐसा छुट्टी है ना। हाँ जी जी, टाइप्स ऑफ फोर्सेस करा दी। ये कितनी रहेगी? दो तीन रहेगी बस, जल्दी करो। ये थीटा तो ये भी थीटा होता है, बताया था जी। ये थीटा तो ये भी थीटा, कैसे होता है जी, देखो ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाता है भाई, थीटा। देखो जी, ये थीटा तो ये पूरा 90 आ रहा है जी,
तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा भाई थीटा। वैसे तो मैं सिंपल बोलता हूँ जी, सीधा याद कर लो जी। क्या याद करना होता है जी, ये एम जी लग रहा है, ये थीटा, तो ये भी थीटा, सिंपल सा है। इधर क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और इधर क्या लगेगा जी एम जी साइन थीटा। नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइंड प्लेन पे किसके बराबर रहेगा जी, आर किसके बराबर है जी इंक्लाइंड प्लेन पे, एम जी कॉस थीटा। यही नॉर्मल रिएक्शन आ गया ना जी। इसकी डेफिनेशन है। और इंक्लाइंड प्लेन पे सीधा आर किसके बराबर आ रहा है, मैथमेटिकल है ये, कोई डेफिनेशन इनकी वही है जी। टू एवरी एक्शन जो ग्रेविटेशनल फोर्स ये लगा रहा है एम जी कॉस थीटा, उसका रिएक्शन कितना आ रहा है जी इंक्लाइंड प्लेन पे आर, वो आर किसके बराबर होगा जी एम जी कॉस। ये तो मैथमेटिकली है। टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। दो पॉइंट लिख लेना इसमें मेन जो मैं बताऊंगा जी। कहीं भी धागा लग गया, टेंशन लग गई, मतलब स्ट्रिंग लग गया या धागा कोई भी, तो उसमें क्या होती है भाई टेंशन होती है, उसमें फोर्स क्या होता है भाई टेंशन। और अगर स्ट्रिंग सेम है, अगर स्ट्रिंग सेम है, कहीं वो मतलब दो स्ट्रिंग्स नहीं है, तो टेंशन हर पॉइंट पे सेम रहती है। टेंशन हर पॉइंट पे क्या रहती थी, और सिंगल स्ट्रिंग लिख लो जी। टेंशन देखो, एक तो याद रखना कांटेक्ट पॉइंट से बाहर की तरफ लगती है, कांटेक्ट पॉइंट से बाहर की तरफ लगती है जी, ठीक है जी हमेशा। फॉर सिंगल स्ट्रिंग टेंशन इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है जी। सेकंड, इट इज ऑलवेज outwards from the connection point, from the connection point, it is always outwards from the connection point, मतलब यहां से बाहर ही रहेगी। अगर यहां लगा दूं दोनों तरफ, तो इधर से जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे बाहर की तरफ, दोनों तरफ होती है, ठीक है जी ऐसे। लास्ट स्प्रिंग फोर्स, क्या नंबर है भाई 7। मेरी अलग थी। हाँ जी, स्प्रिंग फोर्स, ये मास है जी, इस पे हमने फोर्स लगाया एफ, बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी जी, बॉडी क्या हो जाएगी जी, या स्प्रिंग क्या हो जाएगा स्ट्रेच हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 0 था, इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहां पर अगर फोर्स लगाया तो ये स्ट्रेच हो गया जी। एक्स डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस क्या हो गया जी स्ट्रेच। तो इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स आएगा, इसमें क्या आएगा स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग फोर्स, उसको इलास्टिक फोर्स भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं जी इलास्टिक फोर्स। चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे डिटेल में, अभी ज्यादा आप इसके डिटेल में जाने की ना इच्छा रखें, ठीक है जी।
बस 6वां चैप्टर आने वाला है, अगला अच्छा है। चैप्टर। हाँ मतलब 5वां चैप्टर ही वर्क पावर एनर्जी उसी में है। ठीक है जी। वैसे तो आपको पता ही है जी, आप खींचोगे जैसे ही छोड़ोगे वापस क्यों आ रहा है जी भाई, रीस्टोरिंग फोर्स की। ठीक है जी, डन है। चलो जी आज के लिए इतना ही है जी।